नमस्कार, प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। हमारे साथ एक बार फिर हैं दर्शकों आपके प्रिय व्यालोक पाठक जी। आइए सबसे पहले व्यालोक जी का स्वागत कर लेते हैं। आजकल व्यालोक जी समय की इतनी बचत करते हैं कि वो म्यूट नहीं रहते हुए ही इशारों में आप सभी को नमस्कार कर देते हैं। व्यालोक जी, प्रारंभ पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट और सोशल मीडिया यानी जन अभिव्यक्ति का मंच जिसे मैं जन मीडिया कहता हूं, उसका रिश्ता इस समय देखने लायक है। जिस तरीके से सोशल मीडिया, चाहे वो एक्स प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो चैनल्स हों, ये जो टेलीग्राम है वो हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, व्हाट्सएप ग्रुप्स हों, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर पे तो लोगों ने ट्रेंड करा दिया। न्यायपालिका को लेके लगातार लोग यानी जनता अपनी अभिव्यक्ति दे रही है और आज उसका जवाब आया है। आज उसका जवाब यानी कहते हैं ना कि दूसरा पक्ष उसने जो है वो रिस्पॉन्ड किया है, उसने उस पर रिएक्शन दिया है। जी हाँ, जनता की आवाज मिलाड ने सुनी है, जनता का प्रतिकार मिलाड तक पहुंची है और जन मीडिया यानी इस प्रारब्ध जैसे मंचों से लेके, एक्स जैसे प्लेटफॉर्मों से लेके और आप सभी के नीचे कमेंट में आए उद्गारों की जय हो। और जय कैसे हो? जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, इनकी एक बेंच छुट्टियों के दौरान कुछ ऐसी व्यवस्था की जाती है। देखिए, नियम यह है कि छुट्टियों के दौरान ये कहा जाता है कि भाई 20 मई से 7 जुलाई तक कोर्ट में छुट्टियां हैं, लेकिन कंप्लीट छुट्टी नहीं होती। अर्जेंट मामलों को सुनने जाने के लिए कुछ बेंचों की अंशकालिक बेंच उसको बोलते हैं, उनकी व्यवस्था की जाती है। उसी अंशकालिक बेंच के ये दो जस्टिस दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा साहब, जिनकी आज ड्यूटी थी आप कह सकते हैं, जिनकी बेंच को आज अर्जेंट मामले देखने थे, उन्होंने संज्ञान लेते हुए ये कहा है कि हम आधी आधी रात तक केसेस की फाइल देख रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमें बहुत बुरा लग रहा है कि सोशल मीडिया पर हमको जनता गरिया रही है और हमारी लोग आलोचना कर रहे हैं कि हम छुट्टियां मना। मुझे याद आई दर्शकों कि जैसे एक छोटा सा बच्चा, मम्मा मैं इतना पढ़ता हूँ, ये देखो ना, उसके बाद भी पड़ोस की आंटी कहती है तू तो नालायक है, तू नहीं पढ़ता। दर्शकों, ये हल्के फुल्के अंदाज में कही हुई बात थी, लेकिन हमने आपने देखा होगा व्यालोक जी के साथ जब भी बात किया है, प्रारब्ध का यह मंच गंभीरता के साथ शालीनता और अपने हद में एक जो सम्मानजनक भाषा या मर्यादा कह सकते हैं, उसके हद में रह के हम लगातार सवाल उठाते रहे हैं। व्यालोक जी, क्या ये मान लिया जाए कि जनता की आवाज एसी कमरों में बैठे, ऊंचे दीवानों तख्त-ओ-ताजों पर बैठे और खुद को शहंशाह समझने वाले इन लोगों के कानों तक पहुंच गई और ये बिल्कुल बुक्का फाड़ के रोवाई वाला जो अंदाज है कि साहब हम तो आधी-आधी रात तक काम करते हैं, हम पूरी रात जाग-जाग के मिसिल देख रहे हैं, फाइल देख रहे हैं और फिर भी देश हमको ताना मार रहा है कि हम छुट्टियां बिता रहे हैं। ये कैसी प्रतिक्रिया है? और मैं तो निजी रूप से इसका स्वागत करता हूं और कम से कम ये दिखाता है कि जन मीडिया की ताकत और जन भावनाएं अब मिलाड्स तक पहुंच रही हैं। इनका यह जो रोना धोना है, ये घड़ियाली आंसू है। न्यायपालिका अभी तक इस बात को नहीं समझ पा रही है कि लोगों में गुस्सा किस कदर भरा पड़ा है और ये दो जस्टिस आकर अगर कह रहे हैं कि हम रात भर काम करते हैं और हमें ये नहीं किया, तो इसके पहले आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जब एक दिन गलती से 6 बजे शाम तक बैठ गए थे, तो किस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और टीवी चैनल और अखबार वगैरह अगले दिन के रंग दिए गए थे कि आई दादा, सीजेआई ने रात के शाम के 6 बजे तक काम किया। साहब, ये जो काला लबादा पहनते हैं ना, उससे भी काले इनके मन हैं और मैं बार-बार इस बात को कहता हूं कि ये केवल इसलिए अभी इस रास्ते पर चले हैं या रो रहे हैं क्योंकि इनको पता चल गया है कि कुछ दिनों में जनता इनसे कहेगी कि भैया ऐसा है कि नौकर हो, नौकर की तरह रहो और पहले तो अपना हिसाब किताब दो। आखिर ये कौन सी वजह है कि आप अपनी आय का हिसाब नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? भारत में जब
कोई भी सरकारी कर्मचारी, अधिकांश सरकारी कर्मचारी और अब तो अधिकतर राज्य सरकारों में भी, उसकी विवेचना में मैं नहीं जाऊंगा कितना सही है, कितना गलत है, नहीं है, जो भी है। आपने नेताओं को यह तक करने के लिए बाध्य कर दिया कि वो अपने खिलाफ आपराधिक मुकदमों को अपने एफिडेविट में दें, जब वो चुनाव लड़ने जाते हैं तो वो बताएं। आप कौन सी दवा है और आप कौन से तत्व हैं जो इस पूरी दुनिया से अलग हैं? आप न अपने आय का ठिकाना देंगे, ना आप कोई जवाबदेही बरतेंगे, और जब आप पर अभी तो 2 दिनों की मार है भाई। अब तो खुद को मिलॉर्ड्स कहवाते कहवाते खुद को सचमुच भगवान ही समझने लगे, खुदा मियां समझने लगे इस धरती का। अरे आपके शरीर में भी 206 हड्डियां हैं, 2 हाथ है, 2 कान है, 2 पैर हैं, 2 आंखें हैं और 1 दिमाग है। और आप तो दिमाग है भी कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि आपकी कोई परीक्षा नहीं होती है। मैं इस ये बात को सवाल पूरी तो वाजिब है। गंभीरता से कह रहा हूं कि नहीं, आपके ये पास सवाल कितना वाजिब है। दिमाग है जब मुझे नहीं पता, क्योंकि आप बिल्कुल केवल व्यालोक ये जी, रट रहे हैं। जी, बिल्कुल व्यालोक जी, आपका सवाल इसलिए वाजिब होता है कि जब आप कोई क्वालिफाइंग एग्जाम दे के नहीं आए हैं, तो ये कैसे न कहा जाए कि आपकी योग्यता क्या है और क्या नहीं है। इस पर सवाल उठता है, बिल्कुल उठता है साहब। और आपकी योग्यता ये है कि आपका लोअर कोर्ट जो फैसला देता है उसको हाई कोर्ट रात भर में बदल देता है, हाई कोर्ट जो फैसला देता है उसको आप रात भर में बदल देते हैं। मतलब आप रात भर में हाई कोर्ट का अगर 600 पन्ने का फैसला है या मान लीजिए 200 पन्ने का ही फैसला है, आपने पढ़ लिया, आपने उसकी पूरी क्वालिटी जांच ली, तो हे महामानवों, कृपया इस देश को बख्श दीजिए, अपनी अपनी गद्दियों को छोड़िए महाराज। वैसे भी आप अन्याय कर रहे हैं, जनता बिना आपके इस अन्याय के रह लेगी। जनता को नहीं जरूरत है आपकी। और सुप्रीम कोर्ट का तो ये काम है ना कि वह संविधान की व्याख्या करे। आप संविधान की व्याख्या कीजिए महाराज, आप कानून की व्याख्या कीजिए, आप कानून बनाने वाले नहीं हैं। तो आप बड़ी बात। कानून क्यों बनाते हैं? कानून बनाने के लिए हमारे देश में संसद है। हर एक अंग का एक काम है। कल को हाथ कहने लगे कि मैं तो चलूंगा जी साहब, पैर कहने लगे कि मैं तो खाऊंगा साहब, ऐसा कैसे चलेगा? और इन लोगों ने यही काम किया है, क्योंकि इन पर कभी प्रश्न नहीं पूछे गए। प्रश्न पूछे गए तो इन अघोरपंथियों ने ऐसा दबाव बनाया कि हम कंटेम्प्ट कर देंगे। कंटेम्प्ट से जनता इतनी डरने लगी, काहे का कंटेम्प्ट कर देंगे? भाई कंटेम्प्ट उसका होता है जिसका मान हो। जो जज ये फैसला देता है 2 लोगों के हत्यारे को कि 500 वर्ड का निबंध लिख के तुम बरी हो जाओ, उसका काहे का मान और काहे का अपमान? मुझे सीधे शब्दों में ये बताइए। और उस पर वो किसी पर कंटेम्प्ट का चार्ज कैसे लगाएगा? इलाहाबाद हाई कोर्ट खुद ब खुद सुप्रीम कोर्ट में न्याय की गुहार लगा रहा है। जी व्यालोक जी, मैं दर्शकों को याद दिला दूं, जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, जिस फैसले का आप जिक्र कर रहे हैं, पुणे में जो पोर्श कार से उस रईसजादे ने, 17 साल का रईसजादा, उसने जो 2 अबोध लोगों की, 2 निर्दोष लोगों की जान ली, उस पर यह फैसला आया। मजे की बात देखिए, उसी से संबंधित एक फैसला और आया है, वो आज सुबह सुबह मुझे देखने को मिला। माननीय न्यायालय ने उस संबंधित बार को ये निर्देश दिया है कि तुम कंट्रोल्ड मात्रा में शराब पिलाओगे, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, निबंध लिखने वाले बच्चे तुम्हारे यहाँ जाके शराब पीते हैं, उनको शराब पीने के बाद गाड़ी भी चलानी रहती है। क्या बात है! अब आप देखिए जरा, यह ज्ञान की कितनी बड़ी कमी है, सामान्य ज्ञान की कितनी बड़ी कमी है। जब शराब पीकर गाड़ी चलाना दंडनीय अपराध है, वहीं न्यायाधीश ये कहते हैं कि तुम जरा कम पिलाया करो। तो ऐसे ऐसे तो निर्णय आ रहे हैं जी। नियंत्रित मात्रा में, उसका अगर मैं हिंदी अनुवाद करूं तो बार को बड़े वाले बार ने निर्देश दिया है। ये लोग भी तो खुद क्या को बार बात ही है! कहते हैं ना, तो बार क्या को बात बड़े है! वाले बार ने निर्देश दिया है कि भाई पिलाओ,
लेकिन नियंत्रित मात्रा में। अब कल को जी कॉपीराइट लगे चाहे लगे, हम 2 लाइन गाएंगे। हुई जी महंगी बड़ी शराब लेकिन थोड़ी थोड़ी दिया करो, हैं? और अब कल को हो सकता है ये किसी की ड्यूटी भी लगा दें, क्योंकि मिलॉर्ड हैं, ये तो कुछ कर सकते हैं ना, धरती के चलते फिरते खुदा मियां हैं। तो ये क्या करेंगे कि एक की ड्यूटी लगा दें कि हाँ, इसको 30 ml का 4 पैक देना है जी, इसको 90 ml का 2 ही पैक देना है। और जो गाड़ी लेके आया है, जो जितनी महंगी गाड़ी लेके आया है, उसको उस हिसाब से देना है। आप समझ रहे हैं? फलाने को केवल बियर देनी है, फलाने को, मतलब मजाक बना के रख दिया है यार। आप खुद अपना मजाक बनाते हैं और आप पर मुकदमा चलना चाहिए इस घटिया फैसले के लिए। अगर वो नाबालिग है, हालांकि मुझे तो इस पर भी संदेह है, क्योंकि वो 12वीं का एग्जाम देके गया था जश्न मनाने। नहीं, वो अगर वो दिखने में भी नाबालिग कहीं है, से नाबालिग नहीं लग रहा है कदकाठी से, बहरहाल जो भी है। मैंने मान लिया कि नाबालिग है, क्योंकि इन लोगों ने कागजों में घालमेल किया होगा, जो भी किया होगा, मान लीजिए कि वो नाबालिग है, तो भी आप उसको जुवेनाइल कोर्ट में भेजिए ना, उसकी सजा तो तय कीजिए। आप निबंध लिखवा रहे हैं, आप केजरीवाल। और छोड़िए, मुझे छोड़िए, दिल्ली का ठग, दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यमंत्री, मतलब वो मुख्यमंत्री है, पहला मजाक न्याय का। जो व्यक्ति बाकायदा अपराधी होने की प्रक्रिया में है, जो व्यक्ति आरोपित है, 1 महीने से ज्यादा जेल रहा, फिर भी उसने इस्तीफा नहीं दिया, वो व्यक्ति मुख्यमंत्री है। यहाँ न्याय की कितनी हत्या हुई वो सुधी जन तय करें। उसको जबकि उसने जमानत मांगी भी नहीं, माननीय न्यायालय ने खुद ब खुद कहा कि सर आप थोड़ा घूम फिर के आइए। जिसके बाद इन्होंने पेंडोरास बॉक्स खोला है, पंजाब से लेके और असम तक। इन्हीं के फैसले की मिसाल दी जा रही है और एक व्यक्ति और छूटा है। आज हेमंत बिल्कुल, सोरेन बिल्कुल। ने यही दलील दी, हालांकि उनको इन्होंने नहीं दी जमानत, लेकिन हेमंत सोरेन का गुनाह क्या है कि वो झारखंड के हैं और क्योंकि उनके प्रभु साथ क्योंकि वो आदिवासी प्रभु हैं, इसलिए आपने नहीं दी जमानत। बिल्कुल, बिल्कुल। और प्रभु मैं तो ये कहूँगा कि अरविंद केजरीवाल के लेफ्टिनेंट जो सिसोदिया साहब है, उनके का क्या दोष है? बड़े प्रखर नेता हैं भाई। इतनी प्रखरता है उनमें और इतनी निपुणता है कि वो शराब और शिक्षा, ये 2 विभाग एक साथ संभाल रहे थे, तो वो तो डबल स्टार प्रचारक हुए। तो उनको तो एक बिना विभाग के मुख्यमंत्री को आपने पैरोल पे छोड़ दिया। और एक इतना प्रखर नेता, इतना स्टार प्रचारक मनीष सिसोदिया, जो शराब के साथ शिक्षा, हालांकि श से शराब, श से शिक्षा, ये अच्छी बात है कि दोनों में बड़े श हैं। तो उनको भी छोड़ना चाहिए, बिल्कुल छोड़ना चाहिए। और ये आपकी बात बिल्कुल वाजिब है साहब कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री के साथ आप इतनी बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं। क्यों नहीं छोड़ते आप शिबू सोरेन को? और मैं तो ये कहता हूं कि देश की जेल में भरे हुए, ठुसे हुए और आधे आपकी वजह से, क्योंकि इस देश में जो व्यालू जी लाखों लाखों की संख्या में विचाराधीन कैदी हैं, वो इन्हीं मिलार्ड्स के नाकारेपन की वजह से हैं, क्योंकि ये मुकदमे टाइम से सुनते नहीं, इनके पास पेंडिंग्स हैं और लाखों की संख्या में इस देश की जेलों में कैपेसिटी से ज्यादा विचाराधीन कैदी जो कि अनडिसाइडेड हैं, और अचानक पता चलता है कि 10-10 साल, 20-20 साल विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में रहने के बाद, अपराध सिद्ध न होने के बाद वो दोषी भी नहीं होते और उनको जेल से छोड़ना पड़ता है। कौन देगा? ये कितने ज्यादा गुनाह कर रहे हैं, कितने लोगों की प्रताड़ना का अपराध कर रहे हैं, इसका तनिक भी भान इन्हें है। और ये नर्सरी के बच्चों की तरह रो रहे हैं मिस्टर दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा साहब कि साहब हमारा जो है कुछ लोग जो हैं हम लोगों की आलोचना कर रहे हैं। इस रोने में भी सच्चाई नहीं है। प्रॉब्लम ये है सर कि इस रोने में भी अगर सच्चाई होती इनके, तो ये चुपचाप काम करते। आप ये बताइए कि कितने ऐसे, ये 2 महीने जो रईसी करने गए हैं हमारे पैसों से, टैक्स पेयर्स के पैसों से, इनको साल में 3 बार एलटीसी चाहिए है। कितने कर्मचारियों को मिलती है? केंद्र सरकार के कर्मचारियों को शायद 3 साल पर मिलती है या 4 साल पर, राज्य बिल्कुल। सरकार के कर्मचारियों को 4 साल पर मिलती है। यही इन्हीं दोनों में कुछ होता है। इनको साल में 3 बार एलटीसी चाहिए। ये अभी नैनीताल में होंगे, मसूरी में होंगे, हिमाचल में होंगे। और कितने इन्होंने बेंच बना दिए हैं साहब। आपने भी कह दिया, मैं आपकी भी निंदा करता हूं, आपने कह दिया कि नहीं, जब छुट्टी होती है तो बनाए जाते हैं। कितने बेंच सर? 20 बना मैंने दिए ना। मैं
20 बना दिए। और जो देखिए 20 मई से लेके फैक्ट भी रख दिया जाए। फैक्ट रखना हमारी आपकी जिम्मेदारी है। हम इनकी तरह एक तरफा नहीं हो सकते, हम इनकी तरह कान से बहरे और आंख के अंधे नहीं हो सकते। हम जो रखेंगे वो तथ्य सामने रख दिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि 20 जो इन्होंने बेंचें बनाई हैं कुल, और 7 हफ्तों में 20 बेंचें बैठेंगी। और मजे की बात ये देखिए कि 20 मई से 26 मई के बीच जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, ये एक बेंच थी। और दूसरी बेंच थी पीवी नरसिम्हा, जस्टिस संजय करोल की। और इसी के साथ एक बेंच थी जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की, जिन्होंने ये नर्सरी के बच्चों की तरह उआ 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 करके रोए हैं कि मम्मा देखो। इसलिए रोए हैं कि इनको ये तलब हो रही है कि इतनी गर्मी में हमें तो यहाँ छोड़ दिया है और बड़े वाले साहब लोग चले गए हैं हिमाचल और स्विट्जरलैंड। ये रोना इसका नहीं है कि इनकी धुलाई हो रही है या मजाई हो रही है। इन लोगों की धुलाई तो अभी शुरू भी नहीं हुई है साहब। आप लोगों ने मजाक बना के रखा है। आपने कितने विचाराधीन कैदियों की बात आपने की। मैं ये कह रहा हूं कि 20-20 साल जिन लोगों की जिंदगी इन लोगों ने तबाह की है, क्या इनके अंतरात्मा है? कोई अंतरात्मा नहीं है। ये वकीलों को कहते हैं मिलॉर्ड कहो, योर लॉर्डशिप कहो। क्यों कहो साहब? अब कौन है? क्यों कहो? लेकिन नहीं, आप 30-35 परिवारों में घूम फिर के वही बांटते जा रहे हैं कि अवनीश जी का चेहरा मुझे पसंद है, अवनीश जी मेरे भाई हैं, वे लोग अवनीश के भाई हैं तो इन्हीं का भतीजा भतीजी होगी। आप इन दत्ता साहब का की कुंडली उठाइए। एक मिनट, सिर्फ चेहरा ही नहीं पसंद है साहब। अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया है कि और क्या पसंद है। आई एम सॉरी टू से, एंड I'll not feel any sorry to say. I feel proud to reveal this fact, which is already on the public domain, that अभिषेक मनु सिंघवी वो तो और बताते हैं कि क्या क्या पसंद है। इसके अलावा एक वो जज साहब, हेलो, समंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो। तो इनकी पसंद और इनकी पसंद की लिस्ट कितनी लंबी हो सकती है साहब जी। और 4-4 साल तक ये किसी को रेकमेंड नहीं करते हैं। अगर एक रिकमेंडेशन इनका ठुकरा दिया जाता है तो बार बार वो जो समंदर में नहाने और नमकीन वाला आपने कहा है, 3 बार सरकार ठुकरा चुकी है, फिर भी उसी को बनाने पर है। इतनी कौन सी क्रांति कर देनी है भाई एलजीबीटीक्यू की? और सरकार उससे नहीं आपके रिकमेंडेशन हटा रही है। उस व्यक्ति ने एक फॉरेनर से शादी की है, शादी की है या नहीं की है पता नहीं, लेकिन वो रह रहा है उसके साथ। और ये आप ही लोगों का बनाया हुआ कानून है माई बाप, और आप ही लोग इसको कर रहे हैं। और उसके बाद आप 2 महीने की छुट्टी पर चले गए। चलिए साहब आप चले गए, जाइए, आप जितने दिन नहीं रहेंगे अच्छा है। 80 लाख मुकदमे केवल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और आप 20 दिन के लिए ये 20 बेंच बना के और आप चले गए, और ये नर्सरी के बच्चों की तरह रो रहे हैं हम आधी आधी रात काम करते हैं। अरे आपने किसी आईटी इंजीनियर का काम देखा है? 3-3 दिन वो नहीं जाते हैं घर। आपने किसी पत्रकार का काम देखा है? 2-2 दिन 3-3 दिन उनको नहाने की फुर्सत नहीं मिलती। अभी चुनावी समय में तो और नहीं मिलेगी। और मैं पत्रकारों की बात कर रहा हूं, मैं आईटी इंजीनियर्स की बात कर रहा हूं। अब आप दर्शकों प्लीज, पत्रकारों का मतलब वो सब आप समझ रहे हैं ना, उन लोगों का मत समझ लीजिएगा। पत्रकार मतलब जो सचमुच पत्रकार है। आपने किसी लेखक से पूछा है कि वो कितना काम करता है? आपने किसी मजदूर को देखा है? आपने किसी व्यक्ति को देखा है? मैं वही कह रहा हूं कि अरे आपने किसी होमगार्ड के जवान को देखा है? आपने किसी पुलिस के कांस्टेबल को देखा है? आपने किसी बीट के सिपाही को देखा है? आपने किसी सरहद के जवान को देखा है? आपने गोदाम का हर घर अन्न देने की योजना में लगे पल्लेदार को देखा है जो ट्रक खाली करता है? और आप बुक्का फाड़ के रो रहे हैं कि हम आधी रात तक मुकदमे देख रहे हैं, इसलिए हमें छुट्टियां मनाने का हक है। 48 डिग्री टेम्परेचर अभी हो चुका है जैसलमेर में, और 48 डिग्री होना मतलब हम लोग अभी 43-44 डिग्री में क्या महसूस कर रहे हैं वो हम लोग जान रहे हैं। 48 डिग्री में एक जवान खड़ा है हमारी सरहदों पर, और आप अपने एसी चेंबर में बैठने को कह रहे हैं कि 12-12 घंटे हम काम करते हैं, आधी आधी रात हम काम करते हैं। आप कितने बेईमान हैं, आप खुद सोचिए कि आप रोने चले आए। 2 दिन आपको
सोशल मीडिया क्या करता है, आपको आईना दिखाता है कि ये देखिए आपका चेहरा इतना गलीज है, आपका चेहरा इतना खराब है, और आपने इतने दिनों तक डरा के रखा है सबको कि कंटेम्प्ट कर देंगे, कंटेम्प्ट कर देंगे। तो कीजिए साहब, कंटेम्प्ट कीजिए। अभी आपको मैं बताऊं, इनकी एक स्वतः संज्ञान लेने वाली बीमारी है, उसमें ये बहुत चतुर हैं। अच्छा, बिल्कुल एकदम सेलेक्टिव, प्रेजुडिस्ड और भयंकर भेदभाव से ग्रस्त इन लोगों की वो भावना रहती है जो जागृत होती है, स्वतः संज्ञान। जी। तो स्वतः संज्ञान ये किस पर लेंगे? यूपी में मदरसों को ठीक करने जब योगी आदित्यनाथ चलेंगे तो ये स्वतः संज्ञान ले लेंगे। स्वतः संज्ञान ले लेंगे। किसी एक स्कूल में कहीं किसी टीचर ने किसी बच्चे पर हाथ छोड़ दिया, उस पर पूरा बवाल हो गया, उसको ले दे दिया गया, तब भी ये नहीं मानेंगे, स्वतः संज्ञान ले लेंगे। उसके बाद कहेंगे कि भाई इसको फलानी जगह चुराओ और एक अधिकारी की नियुक्ति, एसपी रैंक के अधिकारी की नियुक्ति करो, ताकि वो देखे कि ये सब ठीक से हो रहा है नहीं के। और इनको व्यालोक जी, लेकिन व्यालोक जी, प्रारब्ध के इस मंच पर वीडियो दर वीडियो, और हमें गर्व है और हम ये करते रहेंगे, क्योंकि आप इस देश के 141 करोड़ जनता के नौकर हैं। हमारे टैक्सों पर आपकी तनख्वाहें, आपकी ये सारी शहंशाही पली हुई है साहब, इसलिए हम तो सवाल उठाएंगे। लेकिन व्यालोक जी, यहां एक बात का संतोष है, बच्चे रो रहे हैं सर, बच्चे रो रहे हैं। इसे मैं कहता हूं लोक अभिव्यक्ति के मंच, जन मीडिया का वह आईना जो इनके मुंह पर थप्पड़ की तरह पड़ा है, थप्पड़ की तरह। मैं कह रहा हूं दर्शकों, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। इसलिए ये जो 20 बेंचें अंशकालिक बेंचों के रूप में बैठी हुई हैं, ये फर्जी मेहनत हमें मत गिनाइए। पहले हिसाब दीजिए कि 30 लाख मुकदमे आपके पास पेंडिंग क्यों हैं। आपकी वजह से लाखों लाख विचाराधीन कैदी इस देश की जेलों में सड़ क्यों रहे हैं। तारीख दर तारीख काले कोटों में पैसे जा रहे हैं, फूक रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा? लोग खेत बेच के, गहने बेच के मुकदमा लड़ते हैं इस देश में। इस पाप से आप कब उबरेंगे, इस पाप से आप कब मुक्त होंगे, इसका रास्ता आपको खुद खोजना होगा। लेकिन व्यालोक जी, चलते चलते एकदम छोटी सी एक टिप्पणी, मैं थोड़ा सा एक जिसको कहते हैं ना आशा की किरण, ये देखता हूं, और अपने सभी दर्शकों को, जिन लोगों ने भी हमारे तमाम इन वीडियो पे, आज सुबह ही एक वीडियो गया, हम लोग निरंतर ये वीडियो कर रहे हैं। हाँ, हम भाषा की मर्यादा में रहेंगे, हम आपकी अवमानना नहीं करेंगे, लेकिन अवमानना न करने का ये मतलब नहीं है साहब कि हम आपको आईना न दिखाएंगे। इसलिए व्यालोक जी, आपको विशेष तौर पर मेरा सैल्यूट है कि आप निर्भीक तरीके से हमारे साथ अभिव्यक्ति की इस यात्रा में शामिल हैं। और उसी के साथ दर्शकों, आप सभी को हम प्रणाम कहेंगे कि जिन्होंने कमेंट में इस बात का संज्ञान ही नहीं लिया है बल्कि अभिव्यक्ति की है। हाँ, हम आप सभी से एक और निवेदन करेंगे, अभिव्यक्ति करिए। आप देखिए, जस्टिस दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र मिश्रा साहब, हो सकता है एक्स और ट्विटर देख के ही, हो सकता है व्हाट्सएप ग्रुप पे भी उनके पास पहुंचा हो। आज सोशल मीडिया एंड्रॉइड से कोई बचा हुआ नहीं है साहब, और सोशल मीडिया को मैं बार बार जन मीडिया कहता हूं। तो एक निवेदन मेरा रहेगा, हम इसी तरह मर्यादा के दायरे में रह के आपको आईना दिखाते रहेंगे मिलाट्स। लेकिन दर्शकों, आप भी नीचे कमेंट्स में मर्यादित भाषा में टिप्पणियां लिखिए और इनको इसी तरह आईना दिखाते रहिए। हमारे ये वीडियो व्हाट्सएप ग्रुपों में फॉरवर्ड कीजिए, ले जाइए अभिव्यक्ति के मंचों पर, एक्स ट्विटर पर ले जाके इसको रखिए। और मैं चाहूंगा कि निर्भीकता से हम ये बात लगातार कहते रहें। व्यालोक जी, सच बताऊं, चलते चलते बोलिएगा, मुझे तो आशा की किरण दिखा रही है जिस तरीके से बुक्का फाड़ के रुआई हुई है। अल्ले अल्ले अल्ले, देखो ना मम्मी, मैं तो इतना काम करता हूँ, उसके बाद भी लोग मुझको डांट रहे हैं। क्या कहेंगे? चलते अभी लेकिन इनकी और धर्षणा बहुत जरूरी है, और इनको और आईना दिखाना और लगातार आईना दिखाना, क्योंकि एक बार इस सरकार ने कोशिश की थी, उस समय इन्होंने नस दबा दी और खुद की पूरी एक जो इनकी बादशाहत है उसको कायम रख लिया। उस बादशाहत का टूटना बहुत जरूरी है। अगर नई सरकार आती है तो उसका पहला काम सबसे पहले संवैधानिक सुधार होना चाहिए, और 3 पॉइंट, जवाबदेही होनी चाहिए, इनकी प्रतियोगिता होनी चाहिए, और इनकी परीक्षा होनी चाहिए। जनता को हर एक चीज जानने का अधिकार है। बस बिल्कुल, इतनी सी बात है।
आप बिल्कुल व्यालोक जी, मैं पूर्णतः सहमत हूं और आपको सैल्यूट करते हुए सभी दर्शकों को प्रणाम कहते हुए मैं एक चीज कहूंगा, हम तमीज में रहने को तैयार हैं, हम तमीजदार लोग हैं। आप अपनी तमीज और अपनी हद में रहिए, अपना काम करिए, उसके बाद पूरे ब्रह्मांड को बताइए कि किसको क्या काम किस तरीके से करना चाहिए, सब मानेंगे। साहब ऐसे नहीं चलेगा कि आप तो और जनता काम करती रहे, ये नहीं होगा। व्यालोक जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, इसी के साथ आप सबको आज के चर्चा समाप्त करने के लिए हमें देना पड़ेगा आज्ञा, क्योंकि समय की प्रतिबद्धता है। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं और आप सभी की जय हो, हमारे जन अभिव्यक्ति के मीडिया की जय हो, व्यालोक जी की जय हो, दर्शकों आप सभी की जय हो। प्रणाम।